तो क्या हाल चाल आप सभी का। तो पढ़ने का तो मन नहीं है, लेकिन आज का हमारा सवाल क्या है, स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल्सो स्टेट इट्स अजम्पशन। तो ये एक सवाल है जो बेसिकली 7 मार्क्स का पूछ सकता है कि बर्नौली थ्योरम है क्या, इसका एक डेरिवेशन भी होता है। अच्छा, बर्नौली में अजम्पशन क्या बनाए गए थे, यानी बर्नौली भाई साहब तो थे, उन्होंने क्या क्या अजम्पशन अब बनाए थे अपने डेरिवेशन करने से पहले, किस तरीके की लिक्विड होनी चाहिए। तो हम टू द पॉइंट क्वेश्चन पर बिना समय वेस्ट करते हुए एक अच्छे हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोसीड करते हैं। सो वेलकम टू ऑल, लव यू फ्रॉम हियर। तो चलिए मन को थोड़ा सा बहलाते हैं और पढ़ाई में थोड़ी सी 10 मिनट की बस पेशेंस चाहिए, बस देखते हैं। बर्नौली थ्योरम है क्या, अगर मैं इसको देखा जाए कि इट स्टेट्स दैट इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड when the flow of liquid is steady and continuous, then the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy will be constant at every junction। यहाँ पे ध्यान देखना है कि उन्होंने इन बर्नौली भाई साहब ने इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का नाम लिया है, यानी कि वैसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, उसको इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। और द फ्लो इज लिक्विड इज स्टडी होना चाहिए, एकदम लगातार फ्लो होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखना कि लिक्विड का जो फ्लो होना चाहिए, जैसे कि ये लिक्विड का लेयर है, ठीक है, ये लिक्विड का लेयर है इस तरीके से। जैसे आर्मी का भी एक जो आपने लाइनें देखा होगा कि आर्मी होती है, ये वाह वाह, ये आर्मी जो होते हैं, अगर ये आगे बढ़ता है तभी ये आर्मी आगे बढ़ता है, तभी ये वाला आर्मी आगे बढ़ता है, जो परेड होती है। तो यहाँ पे लिक्विड का भी वैसे सेम, अगर ये लिक्विड आगे बढ़ेगा तभी ये लिक्विड आगे बढ़ेगा, तभी तीसरा लिक्विड आगे बढ़ेगा, ये चौथा लिक्विड आगे बढ़ेगा, पांचवा लिक्विड आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे से कोलैप्स कर जाए, ठीक है, या फिर कि ये इसको छलांग मार के मतलब ये वाला पार्टिकल इसको छलांग मार के यहाँ पे चले, नहीं मैं आगे जाऊँगा, नहीं, ये एक स्टडी फ्लो होता है, यही बात की जा रहा है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में बताया जा रहा है कि उस केस में जो प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट होती है हर सेक्शन पर, या अलोंग द स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको हटाकर आप लिख सकते हो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। बिल्कुल सही, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा घोट लेना, मतलब याद कर लेना। पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रेशर एनर्जी है, पर यूनिट वेट पे होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। बस ये इतना कविता याद रखना, और ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में पी अपॉन रो जी है, वी स्क्वायर अपॉन 2g है, और ये जेड का पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही, पर यूनिट वेट। अब देखना एजम्पशन क्या, इसके डेरिवेशन पर जाएंगे, अगर पहले डेरिवेशन आता सवाल में तो आप डेरिवेशन कर देना, लेकिन एजम्पशन को जैसे जैसे समझेंगे, डाइव डिप करेंगे, तो हमारे पास उसका जो डेरिवेशन है वो भी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगा। बेसिकली एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे बस लगने वाला है। हरे राम हरे राम। देखो अजम्पशन इन बर्नौली थ्योरम में क्या है कि फ्लूइड मस्ट बी आइडियल, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, विस्कोसिटी मस्ट भी जीरो होना चाहिए। अब समझते हैं आइडियल फ्लूइड यानी विस्कोसिटी जीरो का मतलब क्या है। विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, म्यू से डिनोट करते हैं। विस्कोसिटी मतलब होता है क्या, विस्कोसिटी ध्यान से देखना, आज वीडियो को 1.5x से भी देखना, कोई इश्यू ना है, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब ये एक रेजिस्टेंस फोर्स भी इसको मान सकते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स मोस्ट मान, ये एक फ्लूइड में एक तरीके का रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स या फिर प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमने 3 लिक्विड लिया, जैसे कि पानी, जल हमने ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने कोई सी एक ऑयल ले लिया, ऑयल में भी मैंने देखा कि मैंने एक केरोसिन ऑयल ले लिया, केरोसिन ऑयल, बिल्कुल सही, और हमने केरोसिन ऑयल के बगल में हमने पेट्रोल ले लिया, तीनों को गुस्से में फेंक दिया सरफेस पर। तो आपने देखा कि जो पानी का जो फ्लो होगा वो जल्दी होगा, पानी का फ्लो वो जल्दी होगा, थोड़ा पेट्रोल का कम, या फिर ऑयल के केस में देखा जाए तो कम होगा उसका। या फिर आप जैसे भी मान लो, जैसे कि आप सरसों का ऑयल ले लो, सरसों का ऑयल और पानी ले लो, छोड़ो इसको, और पानी ले लो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, और एक डीजल ले लो, वाह, डीजल ले लो। तीनों को जब हम फ्लो कराएंगे तो देखना कि पानी थोड़ा जल्दी फ्लो करेगा, सरसों थोड़ा सा धीमा करेगा, और डीजल और थोड़ा सा धीमा कर सकता है, जो शुद्ध डीजल लेते हैं। तो इस तरीके से जो बहाव में उसका धीमापन आना, वही विस्कोसिटी होती है। तो खैर ये रोचक तथ्य हो गए, हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो फ्लूइड मस्ट बी आइडियल होना चाहिए, विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, फ्लूइड का डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। देर इज शुड बी स्टडी फ्लो, फ्लो स्टडी होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर सेक्शन 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 सेक्शन, यानी कि जो हमारा पाइप है ना, उसमें वेलोसिटी जो है
वो यूनिफॉर्म रहेगा। ध्यान से देखना, अगर ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ना ही इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ना ही इसमें कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है या स्पीड से रिलेटेड कोई पैरामीटर, जैसे कि त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, या फिर क्या बताया, कोई और पैरामीटर ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे कांस्टेंट है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये गतिमान कर रहे हैं। तो ये 3 हमने देख लिया। चौथा हमने क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। चौथा एजम्पशन क्या है, फ्लो शुड बी अलोंग अ स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, यानी वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, आगे हम जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है। ओनली ग्रेविटेशनल एंड प्रेशर फोर्सेस आर प्रेजेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो आप सारे खेल समझ गए। ओनली ग्रेविटेशनल एंड प्रेशर फोर्सेस आर प्रेजेंट, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और वर्क शुड नॉट बी एक्सचेंज। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये जो पाइप है ना हमारा, जैसे कि ये पाइप हो गया, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये पाइप बिल्कुल सही, और ये हमारा एक डेटम लाइन हो गया, ध्यान से देखना। बर्नौली थ्योरम का कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना। इसका सेंटर ये है, ये डेटम लाइन मतलब एक सरफेस है, तो हम इसका हाइट चाहिए ना, हाँ, तो उसी को एक सरफेस बोलो चाहे डेटम लाइन बोलो, नाम बहुत अजीब आते हैं। ये इसकी हाइट जो है Z2 है और इसकी हाइट Z1 मान लिया गया है। यहाँ पे देखना, फ्लो स्टडी होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना हमारा, इसमें प्रेशर फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका प्रेशर फोर्स होगा, यानी वर्क डन जो प्रेशर के थ्रू हो रहा है। आपके पास इसमें ग्रेविटेशनल होगा, और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल भी हो सकता है। तो ये 3 तरह की ऊर्जाएं, एनर्जी इसमें समाहित होगी। इसमें एनर्जी का एक्सचेंज का बात नहीं करेगा। इसमें एनर्जी क्या होता है, जो बेसिकली अगर पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हीट या फिर वर्क फॉर्म में एनर्जी जो होती है ना, उसका एक्सचेंज होगा ही नहीं। यानी कि चेंज इन अगर वर्क बोला जाए तो वो 0 हो जाएगा, और चेंज इन हीट को हम क्यू से बोलते हैं, ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। इसमें टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बोले कि प्रेशर जो वर्क डन जो प्रेशर के थ्रू हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, वही सारी चीज़ें पैरामीटर इसमें जिंदा रहेंगे, ये सारी चीज़ें मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये एजम्पशन आप लिख देना, बहुत आसान है बिल्कुल। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। भाई ब्लर हो रहा है क्या, ना बच गया। अब आते हैं प्रूफ में। आप एजम्पशन लिख ले, आप प्रूफ आसानी से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से कंसिडर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, मतलब किसी तरीके आप रैंडम पाइप ले लो, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर मैंने पाइप का मुंह बनाया था, ये डायग्राम थोड़ा सा भूतिया हो गया। आप इस तरीके से भी डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या माना कि ये जो लेंथ जो है, ये जो फ्लूइड, ये फ्लूइड का पहला लेयर है, इस थोड़ा सा विस्थापित होकर ये दूसरे लेयर पर चला गया। तो मान के चलो हमने DL1 विस्थापित हुआ, ठीक है, यानी इतना दूर चला। अब एक बात बताना, यहाँ पर अगर ये फ्लूइड यहाँ पे चला गया तो ये फ्लूइड का जो अंतिम छोर इस पर होता ना, और दूसरा छोर कहाँ होता, ध्यान से देखना, दूसरा छोर ये होता। देखना, एक बात समझना, फ्लूइड जो ना हमारा वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है। तो अगर ये लेंथ है तो इस तरीके से ही फ्लो होगा। तो अगर ये फ्लूइड का पहला लेयर चल रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो यही लेयर तो यहाँ होगा और ये यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमने इसको DL2 मान लिया। आप समझ रहे हो। जैसे कि अगर ये फ्लूइड इस तरीके से, जैसे ये 3 लेयर चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हमने कवर कराया, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ये DL हो गया, ठीक है। और पाइप में आगे जा रहा है, तब ये क्या करेगा, ये वाला जब ये बढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा, तभी ये बढ़ेगा। तो ये वाला चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ओरिजिनल वाली फ्लूइड, और इसको मुझे डॉटेड लाइन में दिखाना चाहिए था। और तभी ये आगे बढ़ेगा, तो डॉटेड लाइन में 0 0 मैंने दिखा दिया, मतलब फ्लूइड का लेयर। तो इस तरीके से जैसे ये फ्लूइड है, ये तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। ये फ्लूइड ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का सीन है। तो ये हाइट हमने मान लिया, DL डिस्टेंस मान लिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 हमने माना। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कि जैसे कि ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये मतलब पाइप हो गया, तो ये इसका एरिया πr² ऐसे होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, हाँ। और इस साइड का, अरे तो सार पे माने कि इस साइड का क्रॉस सेक्शन और इस साइड का क्रॉस सेक्शन, तो इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A1 माना, वेलोसिटी इसका V1 माना, समझ रहे हो। और इसकी हाइट तो है हमने Z1 मान लिया, इसका भी हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका वेलोसिटी A2 और वेलोसिटी V2 मान लिया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि लेट सपोज
इसको मैंने सेक्शन 1 भी माना है कि मतलब पाइप का सेक्शन भी होता है ना कि एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। चीज़ें दिख रही है ना भाई। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन माना। लेट्स सपोज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रिप्रेजेंट द एंट्रांस एंड एग्जिट पोजीशन ऑफ द पाइप। बिल्कुल सही है। ये हमने इसका दूसरा हमने क्या माना कि A1 V1 P1 एंड A2 V2 P2 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ फ्लूइड, मतलब एरिया वेलोसिटी एंड प्रेशर। A1 V1 P1 एरिया वेलोसिटी एंड प्रेशर, ठीक। और प्रेशर ऑफ द सेक्शन 1 एंड 2 पर, ये बिल्कुल सही, आसान है। दूसरी चीज DL1 एंड DL2 क्या है, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट का मतलब कि ये थोड़ा सा DL1 दूरी चला, अगर मैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो मैंने लिखा ही, ये DL1 दूरी चला, बिल्कुल सही, और ये DL2 दूरी चला। तो इस तरीके से तीनों एजम्पशन आप मान लेना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और Z1 एंड Z2 आर द हाइट ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो Z1 Z2 का आप हाइट कंसीडर कर लेना, बिल्कुल सही। अब नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि ये और अनेकों तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के भी तरीके हैं इसको डिराइव करने का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, हालांकि देखना लोग ना मतलब रूल बनाते हैं ना, थ्योरी कोई बनाते हैं, तो वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से भी कहने का जरिया होता है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मास कंजर्वेशन लॉ को भी ये फॉलो करता है वैसे। तो खैर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लेना आगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी चेंज इन हीट जो है वो चेंज इन वर्क है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। बिल्कुल सही। अब ये क्या है कि यहाँ पे देखना, ये चेंज इन हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब बचा क्या, ये वर्क डन बचा, वर्क डन बचा ना। यहाँ पे देखना, सॉरी फॉर दिस यार, कि सिंस देयर इज नॉट हैपनिंग एक्सचेंज ऑफ हीट इन दिस आइडियल फ्लूइड। मैंने बताया कि आइडियल फ्लूइड में यहाँ पे पांचवा एजम्पशन जो था कि द ओनली ग्रेविटेशन एंड प्रेशर फोर्सेस आर प्रेजेंट एवरी, मतलब कि एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और वर्क शुड नॉट बी एक्सचेंज। तो यहाँ पे कोई हीट और वर्क का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी ये बेसिकली क्या है, ये भी हीट ही है, मतलब टोटल एनर्जी अंदरूनी एनर्जी की बात बोल रही है, और ये डेल्टा की भी हीट ही है। तो बचा क्या, डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों जीरो मान लेना। उसके बाद आगे क्या हो रहा है कि हेंस वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस, ये डेल्टा डब्ल्यू है ना, अब ये वर्क करेगा। जैसे हम लोग से माना था A1 V1 P1, तो P1 क्या था, प्रेशर था। तो यहीं पे वही चीज़ें लिखना कि वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की तो बात बोल रहा है। यहाँ पे बात देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो mgh होता है ना, मास इंटू ये ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है, और एच जो हाइट, जितनी कितनी हाइट से है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² हो। तो जो वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस हो रहा है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूज मत होना, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हम लेते हैं, आपको पता है ना। यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो Q होता है W प्लस डेल्टा U होता है। कई सारे बुकों में तो ऐसा ही फॉर्मूला आपको दिखने को मिल रहा होगा, Q माइनस W। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये नेगेटिव में लेते हैं, आपको पता है ना। हाँ, तो मैंने इसको Q यहाँ पे ले लिया है, तो Q को यहीं पे रखा, मतलब W को वहाँ पे भेज दिया है। तो आप ऐसे लिख लो, चाहे चेंज इन, यहाँ पे चेंज इन की तो बात हो रही है, 2 सेक्शन हमने लिया तो चेंज इन ही लेंगे। तो ये ठीक है, आप थोड़े से समझ गए। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, हाफ mv² v2 का स्क्वायर। जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप किस तरीके से करना। आसान है, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ये देखना, इसका हमने A2 V2 और P2 माना, एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया वेलोसिटी, और P2 हो गया। ये हमारा A1 और ये हमारा V1 और ये हमारा P1 हो गया। अब देखना, चेंज इन अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, इस पर क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mv1², इस तरीके से निकाल लोगे। ये काइनेटिक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो mg, और इसका हमने लेंथ जो तो माना ही था, ये Z2 था और ये Z1 था, ये Z2 था। तो mg Z2 माइनस mg Z1, ये इस तरीके से कर लेना। अब यहाँ पे देखना, बहुत कन्फ्यूज होता है लोगों को कि चेंज इन यानी वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर ही तो लग रहा है, तो इसी की वजह से तो वर्क हो रहा है। तो अब देखना, वर्क का फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान से देखना। अब देखना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है
आपने देखा होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला तो आपने पता होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अब प्रेशर इंटू एरिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं तो आप नेगेटिव डाल देना। अब देखो फोर्स, तो सेक्शन 1 पर ये देख देना, ये सेक्शन 2 है ना, ये सेक्शन हमने माना था ना सेक्शन 2 और ये सेक्शन 1, तो सेक्शन 2 पर फोर्स क्या होता, P2A2 होता, P2A2 होता, और डिस्टेंस क्या होता, बिल्कुल यहाँ पे हमने डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट DL चला था, तो ये हमने DL आई थिंक हमने DL2 माना था ना, P2A2 और DL2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पहला मतलब सेक्शन 2 पर जो फोर्स हो गया माइनस, सिमिलरली सेक्शन 1 पर भी होता है P1A1 DL1, तो अगर माइनस माइनस को इस तरीके से करें तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस P1A1 DL1 और माइनस में P2A2 DL2, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब वीडियोस को 1.5x पे देखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें गड़बड़ मत कर देना। पर इसे सच बताऊँ तो मेरे को टीचर ने समझाया, समझ में नहीं आया था तो इस तरीके से हमने देखिए वर्क डन जो बाय द सिस्टम है तो हमने नेगेटिव ले लिया, और इसी तरीके से पहले 2 वाले को मैंने सेक्शन 2 वाले का फोर्स रखा, फिर सेक्शन 1 वाले का, और इस तरीके से मैंने रखा। या फिर क्या हो रहा है, चेंज इन वर्क डन जो है जो प्रेशर के द्वारा, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। यहाँ पे इस तरीके से होता है ना कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, तभी तो चीज़ें इक्वल हो रही है, या फिर ये बढ़ रही है तो ये घट रही होगी, तभी तो चीज़ें इक्वल हो रही है। तो वो लिखने का झंझट ही छोड़ो, को मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग काइनेटिक, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, वो झंझट ही छोड़ दो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने कर दिया वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो P1A1 DL1 हो जाएगा सेक्शन 1 के लिए, तो डेल्टा W क्या हो जाएगा, P1A1 DL1 माइनस P2L2 DL2, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देना। अब पुट दिस वैल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन W की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। जैसे इक्वेशन 1 में रखा, यहाँ पे P1A1 DL1 माइनस P2A2 DL2, ध्यान से देखना, ये 2-1 का सिस्टम है, यहाँ पे 2-1 का, तो यहाँ पे 1-2 करना पड़ेगा, क्योंकि बाय द सिस्टम है तो आप नेगेटिव साइन यूज करना, समझ रहे हो। इसको इक्वेशन 2 मान लेना। अब आता है एक मजेदार चीज़, कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन। अगर आपको पता हो कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन क्या था, तो यहाँ पे भी देख लेता है, तो नहीं पता होता, मुझे भी तो कौन से पता था ऐसे तो 1-2 बार बस लिखने की प्रैक्टिस आ जाती है, चीज़ें समझने के बाद तो तैयारी हो जाती है बहुत बढ़िया से यार तो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू, अरे धागे जी हट जाइए, सॉरी यार, हाँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड विल बी सेम एट इंट्रांस एंड एग्जिट पोजीशन। ये एक लॉ है जो बेसिकली क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन मास का जो फ्लो रेट है फ्लूइड में, तो वो सेम होता है इंट्रांस एंड एग्जिट पोजीशन। ये थोड़ा सा समझना बहुत यार, एक फॉर्मूला बस इसमें यहाँ से एक आ जाता है कि A1V1 बराबर A2V2 होता है, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे देख लेना, अर्थात A1V1 बराबर A2V2। यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पाइप का मुँह हो गया या छोटा पाइप का मुँह हो गया, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चला ये इस तरीके से, ठीक है, और ये फ्लूइड का एंड पॉइंट ये है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चला इस एंड पर, बिल्कुल सही है। DL1 चला है, ये DL2 चला, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट। अब मास का जो फ्लो रेट है, इसमें तो पानी तो भर है ना फ्लूइड, मान के चलो हमारा पानी ऐसे तो इनको आइडियल फ्लूइड पता नहीं होता है कि नहीं होता है, खैर छोड़ो, उसमें कोई भी फ्लूइड छोड़ो, इसको यहाँ पे फ्लूइड मान लेना, कोई भी फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मास का फ्लो रेट है, मान के चलो कि एक डेल्टा टाइम इंटरवल पर DT वो मान लो, एक स्मॉल टाइम इंटरवल पर ये DL1 चला, तो इसी स्मॉल टाइम इंटरवल पर ये DL2 चलेगा, यही कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन होता है। अब कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, A1V1 बराबर A2V2, ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल बनाने में भी काम होते हैं। सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिस करके हम एग्जाम में अच्छे स्कोर ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन भी ईजी आते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत बढ़िया यार। तो ये DL1 मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल पर ये DL1 चलेगा, और उसी टाइम इंटरवल पर ये DL2 चलेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से एक फॉर्मूला आता है, आप ध्यान में रखना। ये A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर, और ये इसको वॉल्यूम मत मान लेना भाई, कई बार कंफ्यूज होता है वॉल्यूम और वेलोसिटी, ना, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी होता है ये सेक्शन 1 पर, और ये सेक्शन 2 पर ये वेलोसिटी होती है। वीडियो लंबी हो रही है ना, कोई बात नहीं। तो ये सेक्शन 1 पर वेलोसिटी हो गई, सेक्शन 2 पर वेलोसिटी, वॉल्यूम मत मान लेना। तो इस तरीके से लिख देना, अर्थात A1V1 A2V2 इक्वेशन 3 मान लेना, वेयर A1 A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 1, और V1 V2 क्या है वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड 2, तो वेलोसिटी कंसिडर कर देना।
अब देखना यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, अगर हम मानते हैं कि V1 एट सेक्शन 1 फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL1 एंड स्मॉल टाइम इंटरवल एट dt इज, मतलब वेलोसिटी बात बोल रही है, वेलोसिटी यानी V1 मतलब वेलोसिटी एट सेक्शन 1 की बात बोल रही है। तो वेलोसिटी एट सेक्शन 1 फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL1 एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये DL1 चला तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चलेगा, तो वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम DL1 अपॉन dt लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बराबर DL1 अपॉन dt, और सिमिलरली V2 बराबर DL2 अपॉन dt लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब आगे मैं देखता हूँ, तो V1 V2 निकालेंगे। तो अब देखो पुट V1 V2 इन इक्वेशन 3, जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हमारे एक फॉर्मूला आया था, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो A1 V1 बराबर A2 V2, अब इसी V1 और V2 में जो हमारा DL1 अपॉन dt और DL2 अपॉन dt आया था उसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट V1 एंड V2 वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन 3, तो यहाँ से A1 DL1 बराबर हो जाएगा इक्वल A2 DL2, इक्वेशन 4 हो जाएगा। देखो ऑल्सो यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ना है, वेलोसिटी के क्रम में, नो सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम के क्रम में हमें डेंसिटी पता है। फ्लूइड हमारा क्या था, ध्यान से देखना, फ्लूइड हमारा आइडियल था, बिल्कुल सही, इनकॉम्प्रेसिबल था, तो डेंसिटी कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखना, डेंसिटी कांस्टेंट है बिल्कुल, और मास कॉन्टिन्यूटी से क्या बोल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्या बोल रहा है, सॉरी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, कि मास का फ्लो रेट है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर सेम रहेगा। अरे भाई हाँ, अरे ब्लर मत हो जा भाई प्लीज़ प्लीज़, हाँ, मास का फ्लो रेट है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे सेम रहेगा। अब देखना वेलोसिटी, जब मास कांस्टेंट रहेगा ये, और वेलोसिटी जो है वो भी हमारे पास इस तरीके से डिराइव हो गई ना, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी तो यूनिफॉर्म था, एजम्पशन जो हमने माना था। तो क्या यहाँ पे रो का वैल्यू मास अपन वेलोसिटी ये V1 और V2 के बराबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर मास की बात करें तो यहाँ पे देखना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं, वो वॉल्यूम वाला था कंसेप्ट। A1 DL1 जो हमने निकाला था A2 V2 से और A1 V1 से, तो ये वेलोसिटी था यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे अब ध्यान देखना, यहाँ पे अब वॉल्यूम की बात आ गई है। तो एक बात बताना कि जब मास का फ्लो रेट सेम है तो मास कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी क्या कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो हमारे इस तरीके से मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो भी हो जाता, रो भी हो जाता। तो इसी तरीके से अगर वेलोसिटी V1 की बात करता तो मास अपॉन रो हो जाएगा, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी V2 की बात करता है तो ये भी तो मास अपॉन रो हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है, मास का फ्लो रेट जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर सेम है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोल रही है। तो यहाँ पे ध्यान देखना, तो V1 और V2 दोनों का वॉल्यूम तो यूनिफॉर्म ही रहेगा ना, बराबर हो सकता है ना M अपॉन रो। तो ये हम चीज़ें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ें लिख दी। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा V1 V2 था, ये वेलोसिटी था, यहाँ पे हम थोड़ा सा कैपिटल V मिलेंगे, ये जो कि वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, हाँ। अब देखना वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट होता है, अगर आपको पता हो, अगर मैंने यहाँ पे जो पाइप लिया था यहाँ से, अगर से एक बात बताऊँ, यहाँ से जो हमने पाइप जो लिया था इस तरीके से हमने एक पाइप लिया था, इसका क्या था A1 एरिया था और इसका A2 एरिया था, इसका लेंथ हमने क्या माना था DL2 स्मॉल एलिमेंट, और इसका लेंथ हमने क्या माना था DL1 माना था। अब देखना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का बचपन में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यही पाई आर स्क्वायर एच का होता है, मतलब क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ही तो होता है, और हाइट इसमें DL1 है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1 का वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए सेक्शन 1 का, तो A1 और ये DL1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और सेक्शन 2 का भी वेलोसिटी A2 और DL2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आई होप कि ये चीज़ें कन्फ्यूज नहीं हो रही होगी आपको। तो ये एरिया इंटू हाइट तो होता है, यानी LBH होता है, ऐसे अगर देखा जाए वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये हो गया। तो V1 और V2 के जगह हम A1 L1, जैसे यहाँ पे देखना एरिया और ये हाइट इसका DL1 हो गया, तो सिमिलरली सेक्शन 2 पर V2 का भी ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया, तो ये क्या हो गया, मास अपॉन रो V1 V2 बराबर है, तो मास अपॉन रो ये क्या हो जाएगा V1 V2 के बराबर हो गया, यानी दोनों वॉल्यूम के। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 और 5 हमने जो माना था इससे हमने देख लिया, कंपैरिजन में भी देख लिया। अब आगे देखते हैं, आपको चीज़ आसानी से समझ में आ रही होगी। सॉरी आगे देखते, ये लास्ट अब खत्म हो गया, डेरिवेशन का अंतिम पॉइंट है, अंतिम चरण। इक्वेशन 4 और 5, इक्वेशन 4 और 5 पे जो हमने
यहाँ पे जो निकाला, एक तो ये फॉर्मूला से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 करा और A2 V2 करा और V1 V2 का मान रख के ये हमने A1 DL1 और A2 DL2 सिद्ध कर दिया। बिल्कुल सही। अब उसके बाद हमने देखा कि जो शर्तें पूरी हो रही थी उसमें से तो हमारा वॉल्यूम भी आ रहा है कांस्टेंट, तो इक्वेशन 4 और 5 में हमने कंपैरिजन करके देखा। सॉरी यार, पेज ऊपर ये रहा, सॉरी अरे ये रहा। यहाँ से देखो इक्वेशन 4 और 5 में कंपैरिजन करा तो मास अपॉन रो क्या होगा, A1 DL1 A2 DL2। यही चीज़ हमको बस ध्यान में रखना है। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या है, पुट दिस अबव इक्वेशन इक्वेशन 2 में जो हमने माना था, तो अगर आप इसको करके देखोगे तो इस तरीके से इक्वेशन आप बन जाएगा। P1 A1 DL1 को आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P1 नहीं रहेगा, सॉरी जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 हमारा था P1 A1 DL1 माइनस P2 A2 DL2 इज इक्वल टू क्या था, यही कि हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस में क्या था MGH, तो MG Z2 माइनस Z1 था। तो अब देखना A1 DL1 और A2 DL2 सेम है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं A1 DL1 को और यहाँ पे P1 माइनस P2। अब ये जो हमारा वैल्यू था मास अपॉन रो के इक्वल आया था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने मास अपॉन रो लिख सकते हैं कॉमन लेकर, तो वही सारी चीज़। अब डिवाइड बाई MG से मास इंटू ये जो ग्रेविटी है, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके अब जब एक साइड दूसरे साइड जब करा तो इस तरीके से इक्वेशन हमारा आया। ध्यान से देखो, ये इजी है, आपको करना ही पड़ेगा। आप 1-2 बार लिखोगे तभी चीज़ आएगी। ये प्लस का साइन आया, तो ये इस तरीके से डिराइव हो गया, तो हेंस हमारा बर्नौली थ्योरम डिराइव हो गया। तो ये इस तरीके से एक सिंपल डेरिवेशन और इजी डेरिवेशन जिसको हमने अच्छे से थोड़े से डीप डाइव करा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन सॉरी फॉर दिस, आप वीडियो को 1.5x पे देखना, ठीक है भाई। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समापन करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में। यहाँ पे अगर ब्रीफ भी अगर थोड़े से देने की कोशिश करूँ ना, थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप बस यहाँ पे इतना ही एक बात में ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या कहता है, डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्म में करना। और यहाँ पे डेल्टा क्यू और डेल्टा क्या है, जो बेसिकली एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी है, तो इन दोनों का वैल्यू 0। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है, अब ये क्या है, वर्क डन बाय द प्रेशर है। अब वर्क डन बाय द प्रेशर है तो ये किसके थ्रू होगा, एक तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, अरे यार ये के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यही मेन कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। अब किस तरीके से फॉर्मूले आप बैठा कर लास्ट में mg से डिवाइड करना हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन भी था, कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन से एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, A1 V1 बराबर A2 V2। कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशन से ही हमारा जो था वॉल्यूम जो सेम आया था, तो वॉल्यूम में भी हमारा यही आया था। इससे हमने जब सेव करा तो V1 और V2 स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करा था, तो हमारे पास क्या आया था, A1 DL1 और A2 DL2 आया था, बिल्कुल सही। अब जो मास का फ्लो रेट सेम था, तो हमने देखा कि जो मास का फॉर्मूला होता है वो, अरे मतलब कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास का फॉर्मूला वैसे फॉर्मूला रो भी हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपन रो हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम 1 अगर इसके लिए निकाले तो ये भी हमारा यही था, हमने देखा। दूसरी वॉल्यूम 2 भी यही था, तो दोनों को कंपेयर करा तो दोनों इक्वल आए थे। तो लास्ट में हमने पुट करके और mg से मैंने डिवाइड करा था, mg से, तो वो इक्वेशन आ गई थी जो इस तरीके से थी। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सवालों में, तब तक के लिए धन्यवाद।